नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कक्षा 10 के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 का पूर्णांक 80 बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र आज हम हल कर रहे हैं विज्ञान का कक्षा 10 के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विज्ञान का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 120/80 Hg। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, से ऑप्शन राइट है, गेंगा या गलगंड रोग। अगला प्रश्न है, मेंटल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? ऑप्शन नंबर से है, उद्यान मटर। अगला ऑप्शन है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, 5 नंबर प्रश्न है, इसका बे ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है। 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह है ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? प्रश्न क्रमांक 7, रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्ल लैंड स्किनर ने। अगला प्रश्न है, इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, टार्टरिक अम्ल। 9वां प्रश्न है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। बे ऑप्शन राइट है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है वाटर, ग्लास या ग्लिसरीन या वैक्यूम? तो सही ऑप्शन होगा से निर्वात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। एक पंक्ति में उत्तर देना है। दूसरा, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर है वो एक पंक्ति में लिखना है। मीटर में व्यक्त की गई लेंस की जो फोकस दूरी होती है, मीटर में व्यक्त की गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता यानी कि पी कहते हैं। मीटर में व्यक्त की गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कार्य का मात्रक लिखिए। कार्य का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6, सरिस्का अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। 8वां प्रश्न है, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? 8 नंबर प्रश्न, ऐसी प्रजातियां जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में हो। ऐसी प्रजातियां जिनका वितरण या विस्तार जो है एक सीमित क्षेत्र में हो, स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
डॉल्फिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता रिक्त स्थान कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 11, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता या पारिस्थितिकीय जो जटिलता होती है वो जैव विविधता कहलाती है। रिक्त स्थान में आएगा जैव विविधता। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ए विटामिन ए, दूसरे ऑप्शन में विटामिन सी, तीसरे में विटामिन डी और चौथे ऑप्शन में B3 विटामिन B3। आगे रोग दिए हुए हैं, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सी स्कर्वी। विटामिन डी, डी से होगा रिकेटस और विटामिन B3 से होगा पेलेग्रा। ये सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? कारण बताना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? कारण लिखने हैं, 2-3 कारण लिखने हैं। जैसे पहला कारण लिख सकते हैं, किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट जो वैकल्पिक रूप होते हैं उनकी मटर में अनेक किस्में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए बीज का रंग, लक्षण के लिए 2 निम्न किस्में यानी कि पीला बीज और हरा बीज उपलब्ध था। दूसरा हम कारण लिख सकते हैं, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, आसानी से उगने वाला पौधा था। और एक कारण लिख सकते हैं, संकरण से प्राप्त जो पौधे से अनेक उर्वर बीज प्राप्त होते हैं। मटर सामान्यतः स्वपरागित पौधा है, लेकिन इसे विपुंसन के बाद आसानी से कृत्रिम रूप से परागृत किया जा सकता है या कराया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 क्षारों के नाम लिखिए। दैनिक जीवन में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल किस काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है वो औषधि बनाने के काम आता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल है वो उर्वरक बनाने के काम आता है। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो वसा व तेलों के निर्माण में काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उर्वरक बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखिए। 15वां प्रश्न है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखिए। तो हम कारण लिख सकते हैं, पहला वन्य जीवों का एक तो अवैध शिकार, दूसरा जो प्राकृतिक जो आवास है उनका नष्ट होना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। अगला प्रश्न ले रहे हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? 2 सुझाव दे सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां होती है, तो एक तो है जैव विविधता का संरक्षण, एक हम ले सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण, और दूसरा ले सकते हैं जैव विविधता का एक ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 17, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पृथ्वी 3 प्रकार की परतों से बनी है, जैसे भूपर्पटी, मेंटल और तीसरी है क्रोड। 3 प्रकार की परतें होती है। भूपर्पटी होती है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत होती है, उसकी जो मोटाई है 8 से लेकर के 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। दूसरी है जैसे मेंटल लगभग पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, ये अर्ध ठोस अवस्था में होती है। और तीसरी क्रोड जो होती है, ये भाग सबसे गर्म या सबसे गहराई पर होता है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है। तो आप ये चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, अगला प्रश्न क्रमांक है 18, जिसमें फसलें दी गई है, फसलों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके नाम दिए गए हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 18। पहला कॉलम में
पहला बिंदु है गेहूँ। गेहूँ का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। मिलान कर सकते हैं। मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। और चना का साइसर, 2 नंबर ऑप्शन होगा साइसर एरेटिनम। और चावल का होगा ओराइजा सेटाइवम। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है 19वें का, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो आपके पाठ में है डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन, अथवा में है रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग। 20 नंबर प्रश्न क्रमांक, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, या लाख कीट संवर्धन के बारे में, अथवा आप रेशम कीट पालन के बारे में लिख सकते हैं, डेयरी उद्योग के बारे में लिख सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी हमें शहद देती है, मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। ऊर्जा युक्त मधुमक्खी का जो शहद होता है वह ऊर्जा युक्त होता है, एक भोज्य पदार्थ में काम में लेते ही हैं, उनके साथ में हम औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं। जो शुद्ध शहद होता है, शुद्ध शहद को हम परिरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लाख संवर्धन क्या होता है? लाख संवर्धन, लाख कीट संवर्धन। लाख कीट संवर्धन, लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। विश्व का लगभग लाख उत्पादन का 80% भाग है वो भारत में उत्पादित होता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफरलेका। और लाख कीट जो होता है छोटे आकार के रेंगने वाला एक सल्कीय कीट होता है, जो स्वयं द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहते हैं। नर लाख कीट जो होता है मादा से छोटे या गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा लाख कीट जो होता है वह निम्फ अवस्था में ही लाख उत्पन्न करता है। अगला ले रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 21, किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ कौन कौन सी है? जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? हम यहाँ ज्वालामुखी के बारे में बात कर सकते हैं। आंतरिक ज्वालामुखी, आंतरिक जो विवर्तनिक शक्तियों का एक प्रभाव ज्वालामुखी है, इसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल होती है उसके कारण धरती हिलने लगती है और भूपटल को फाड़ करके धुआं, राख, वाष्प या गैसें बाहर निकलने लगती है, वो होता है ज्वालामुखी। दाब के कारण लावा एक नली के रूप में सतह की ओर ऊपर उठता जाता है और फिर बाहर निकल करके फैलने लगता है। भूकंप दूसरा हम ले सकते हैं भूकंप। भूकंप का अर्थ है भू सतह पर कंपन। कंपन का कारण क्या है कि भूगर्भ में होने वाली जो हलचल होती है, जहाँ की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उससे हम कंपन केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर जो बनावट में असंतुलन होना। अगला ले रहे हैं प्रश्न 22, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म के बारे में, जैसे उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वर जिले के धनुषकोडी कस्बे में। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल जाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम था, पूर्ण नाम। और उनके क्या क्या कार्य थे, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की? अब्दुल कलाम ने 1954 में एयरो जो नॉटिकल इंजीनियरिंग है उनकी पढ़ाई करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। उन्होंने 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन में भी हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। उन्हें 1962 में प्रोफेसर मेनन कलाम की लगन और मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में ले गए। अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न भी 1997 में दिया गया। उनके योगदान के बारे में लिखना है तो उन्होंने कौन कौन सी जो मिसाइल हैं उनके काम किया, जैसे अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, पृथ्वी है। इन मिसाइलों का विकास और प्रक्षेपण भी एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में हुआ। 1990 में
पोखरण में परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। प्रश्न लेते हैं हम 23 नंबर, स्वस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। स्वस्थानीय संरक्षण जीवों के विकास और वृद्धि के लिए अनेक इनके जो प्राकृतिक आवास ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ तथा संरक्षण रिजर्व आदि की स्थापना की गई है। भारत में कितने जैवमंडल है? भारत में वर्तमान में 14 जैवमंडल है, रिजर्व है, और 99 राष्ट्रीय उद्यान है और 523 के लगभग वन्य जीव अभयारण्य है और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न ले रहे हैं 24 नंबर। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 45 डिग्री परावर्तन का मान होगा। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 45 डिग्री। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25। कमल एवं हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर दी गई है। कमल हरीश दोनों का वजन बराबर है जो कि 38 किलोग्राम है। कमल उस पहाड़ी के शीर्ष पर 19 सेकंड में पहुंचता है जबकि हरीश 15 सेकंड में ही पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाता है। दोनों द्वारा पहाड़ी पर चढ़ने में व्यय की गई जो शक्ति है उनका पृथक पृथक मान क्या होगा? यहाँ जी का मान दिया गया है 10 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। 25वां प्रश्न है। हरीश द्वारा व्यय की गई शक्ति और हरीश का भार है वो 38 किलोग्राम है। mg 38 किलोग्राम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जी का मान रखेंगे 10 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 38 × 10 380 बनते हैं। 380। ऊंचाई बराबर है 15 मीटर और समय दिया गया है 15 सेकंड। तो P का मान कितना होगा? शक्ति बराबर W/T वर्क बटा समय। तो 380 को हम गुणा करेंगे 15 से बटा हुआ 15। इस प्रकार हमारा होगा 380 आ रहे हैं। 380 × 15/15 380 वोट। अगला प्रश्न ले रहे हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 26। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र में आहारनाल है या मुख है, ग्रसनी है या ग्रास नली है, आमाशय है, इनका आपको लिखना है। मानव पाचन तंत्र में पित्ताशय है, जो भी अंग है, मलाशय है, छोटी आंत है, अग्नाशय है या आमाशय है या श्वास नली है, ग्रसनी है, इन सब का आपको चित्र बनाना है। मानव मनुष्य का पाचन तंत्र ये आप अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर आपको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर ले रहे हैं हम 27वां प्रश्न है। टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी है ओरेनियस संकल्पना और ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना। आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विघटन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। दूसरा है ब्रांस्टेड जो लोरी संकल्पना के आधार पर ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन देते हैं, H दाता होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं।
प्रश्न क्रमांक 28 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले लेते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगशील जो अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन O2 CO2 बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपघटनीय वियोजन जो अभिक्रियाएं होती है, वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए KClO3 का अपघटन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थापन पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट संयोग जिंक सल्फेट कॉपर। उदाहरण सहित आप व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करने का हमने प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।